बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले आज बात मौसम की करते हैं, क्योंकि अब वादी कश्मीर के अंदर आज सुबह से ही कुछ पहाड़ी इलाकों में, बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला तो शुरू हो गया ही था, लेकिन अब मैदानी इलाकों के अंदर भी बर्फबारी जो है वो जारी है। अब शहरी श्रीनगर समेत शहरी श्रीनगर के आसपास जितने भी अजला है वहाँ पर अभी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हालांकि हल्की बर्फबारी है और इस निस्बत से सोपोर हो, बारामूला हो, बांडीपुरा हो, अनंतनाग हो, बडगाम हो, श्रीनगर हो, शोपियां हो और वादी के तकरीबन हर ज़िले के अंदर ये बर्फबारी जो है वो अभी जारी है। हालांकि महकमा मौसमियात ने पहले ही पेशन गोई की थी, लेकिन उनका कहना था कि मैदानी इलाकों में बारिशों का इम्कान है, लेकिन अब हल्की बर्फबारी भी हो रही है। हमारे नुमाइंदे फैसल रियाज से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इन तस्वीरों को भी आप देख सकते हैं कि लगभग इस सीज़न की पहली ऐसी बर्फबारी है जो शहर के अंदर भी हम देख रहे हैं। और इसमें जितने भी हमारे रोड्स है वहाँ पर बड़ी रोड्स के अंदर एक जो है सिल पैदा हो जाती है, स्लिपरी रोड बन जाते हैं और फिसलन पैदा होने के नतीजे में फिर गाड़ियों का सफ़र भी काफ़ी मुश्किल रहता है। लेकिन इस दौरान जो दूर दराज के इलाके हैं, ख़ासतौर पर जो गुरेज रोड हो और भी कुछ जो बलाई इलाकों की तरफ रास्ते जाते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि फिर वहाँ शाहराहों को बंद करना पड़ता है। लेकिन अभी हल्की नवीयत की ही ये बर्फबारी हो रही है। और महकमा मौसमियात ने पहले ही कहा था कि 27 और 28 तारीख को या इनके दरमियानी वक्त में ये बर्फबारी वादी कश्मीर के अंदर हो सकती है। हालांकि जम्मू के अंदर भी बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया था और अब वादी कश्मीर के अंदर भी ये बर्फबारी अभी जारी है। चिले कलान चल रहा है और इस वक्त फैसल रियाज इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। फैसल, जानना चाहेंगे कि महकमा मौसमियात ने क्या पेशन गोई की है। हालांकि शहर के अंदर भी अब हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। में मौसमियात की तरफ से पेशन गोई तो की गई थी, लेकिन बालाई इलाकों के लिए कहा गया था कि वहां पे अच्छी खासी जो है बर्फबारी हो सकती है। वही जो प्लेन एरियाज है उनमें जो है हल्की फुल्की बर्फबारी जो है हो सकती है। लेकिन जैसे ही सुबह पहले कुछ बालाई इलाकों में बर्फबारी स्टार्ट हुई और उसके बाद यहाँ पे श्रीनगर इलाकों में या प्लेन इलाकों में जो है सर्दी की जो लहर है वो दौड़ गई थी। लेकिन जैसे ही अब दोपहर के बाद देखा तो यहाँ पे भी जो बर्फबारी है वो स्टार्ट हो गई और जिसके बाद कहीं ना कहीं एक राहत जो है आम लोगों से लेकर टूरिस्ट में आप देखने को मिल रही है। अभी मैं पोलो में मौजूद था, यहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट टूरिस्ट में देखी गई। वो नाच रहे थे, गा रहे थे और कहीं ना कहीं ये वो कह रहे थे कि हमारी जो ट्रिप है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि हम इसी बर्फबारी के लिए यहाँ पे आए थे, तो अब हमने देखी तो अब हम वापस चले जाएंगे। लेकिन जहां तक लोकल्स की बात हो, लोकल्स भी कहीं ना कहीं खुश है, क्योंकि जो पिछले कई दिनों से जो खुशक साली यहाँ पे थी, बारिशें नहीं हो रही थी, बर्फबारी नहीं हो रही थी, तो बीमारियां जो है वो थी। और हर एक घर में कहीं ना कहीं जो तप है या उसके साथ साथ जो जुकाम या जो चेस्ट डिजीज है वो अब कहीं ना कहीं जो फूट रही थी, जिसके बाद काफी ज्यादा तशवीश आम लोगों में थी। और हर एक ये दुआएं कर रहे थे कि बर्फबारी पेशन गोई क्या है, ये कब तक ये बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है? देखिए, फिलहाल आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही महकमा मौसमियात ने कहा था कि जो वेदर है वो एंडिंग दिसंबर तक जो है खुश्क रहेगा। लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि जो बर्फबारी है वो अब जो है हायर रीच से लेकर प्लेन एरिया तक जो है हो रही है। और इस वक्त अगर आप देखिए तो इस वक्त काफी ज्यादा हेवी स्नोफॉल श्रीनगर में भी हो रहा है, न कि हल्की फुल्की बल्कि हेवी स्नोफॉल श्रीनगर में हो रहा है। लेकिन अब ये बड़ी तेजी के साथ शहर श्रीनगर के अंदर भी अभी बर्फबारी हो रही है। फैसल रियाज हमें अपडेट कर रहे थे। हालांकि हम सभी कश्मीरी इस बात के विटनेस हैं कि बर्फबारी कहां कहां पे हो रही है, क्योंकि हम सभी इस वादी के अंदर रह रहे हैं। लेकिन कश्मीर से बाहर जो हमारे देखने वाले हैं तो उनके लिए ये मालूमात भी है। और दूसरे अजला के अंदर रहने वाले शायद यही सोचते होंगे कि सिर्फ हमारे ज़िले के अंदर, हमारे इलाके के अंदर बर्फबारी हो रही है, क्योंकि हम दूर दराज इलाकों के अंदर रहते हैं, बालाई इलाकों के अंदर रहते हैं। लेकिन अब ये बर्फबारी शहर में भी हो रही है, तो उनके लिए इस तरह की जो खबर है वो हम उन तक पहुँचा रहे हैं। इधर मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल इंतकाल हुआ है और एम्स के अंदर उनका इंतकाल हुआ है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 साल के थे।
मुल्क के अंदर वो न सिर्फ फिनांस मिनिस्टर भी रहे हैं बल्कि डॉक्टर मनमोहन सिंह मुल्क के 2 बार वज़ीर आज़म रहे हैं और उनका जो दौर है वो इस एतबार से भी तारीखी और तवारीखी तस्वुर किया जाता है क्योंकि मुल्क को उन्होंने इक्तिसादी बदहाली से निकाला है। और जब पूरी दुनिया के अंदर क्राइसिस चल रहे थे, फिनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, और उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की कारकर्दगी, उनकी इल्मियत और जो उनका एक्सपीरियंस है, तो उस एतबार से हमने देखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज पूरा मुल्क याद कर रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके इंतकाल पर आज मुल्क के वज़ीर आज़म और पूरी काबीना ने उन्हें खराज तहसीन पेश की है, लेकिन जम्मू कश्मीर से डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने भी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर है, उन्होंने भी उन्हें खराज तहसीन पेश की है। और डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला का मानना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है उसका मुल्क और जम्मू कश्मीर को काफ़ी एहसान है। उन्होंने कहा कि मुल्क की इक्तिसादी हालत बेहतर करने में उन्हीं का रोल है। यहाँ तक कि डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि 5 ट्रिलियन सपने की बुनियाद जो आज हिंदुस्तान देख रहा है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही रखी। दुख की खबर आज सुनी, जब सुना कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बहुत काबिल इकोनॉमिस्ट भी थे और उनने भारत की ये सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया, मैं समझता हूँ ये है कि भारत को इकट्ठे रखने की कोशिश की और इकोनॉमी को खोल दिया। पहले इकोनॉमी खुली नहीं थी। आज हम ट्रिलियन डॉलर की बात करते हैं, वो मेहरबानी मनमोहन सिंह। उन्होंने राजीव गांधी के वक्त में, उसके साथ साथ नरसिम्हा राव जी के वक्त में इस इकोनॉमी को इतना खोल दिया कि आज हम खुशी से कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी आज तरक्की पे है। मैं इनके साथ वज़ीर था इनकी हुकूमत में और रिन्यूएबल एनर्जी को पहली दफ़ा हिंदुस्तान में रिकग्नाइज किया गया। ये वो एनर्जी है जो मैं समझता हूँ आगे के लिए सबसे बड़ी मुफीद होगी, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए। मैं अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी आज डॉक्टर मनमोहन सिंह को खराज तहसीन पेश की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर उन्होंने अफसोस का भी इजहार किया, लेकिन खराज तहसीन पेश करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 साल जो वज़ीर आज़म रहे हैं उसमें कोई फ़िरका वाराना फसादात नहीं हुए हैं। ये उनको एक बड़ा क्रेडिट है उनके दौर इक़्तिदार को। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड से लेकर न्यूक्लियर डील तक मनमोहन सिंह की देन है। मुफ्त राशन, मनरेगा भी मनमोहन सिंह ने ही कराया है। उन्होंने कहा कि मुल्क के गरीब आवाम के लिए बड़ा काम किया है और मनमोहन सिंह बोलते कम थे लेकिन काम करते बहुत थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हवाले से भी डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत मुखलिस रहे हैं। मिनिस्टर बनने के बाद जिस तरह उन्होंने इस मुल्क में, मतलब मुझे तो हैरानगी होती, कोई ये बात नहीं करता। 10 साल वो इस मुल्क के वजीर आजम रहे पर एक जगह कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ। मतलब आज तो कोई दिन ही नहीं गुजरता है जब कहीं ना कहीं किसी न किसी को लिंच ना किया जाए, किसी न किसी कश्मीरी शॉल वाले को पीटा ना जाए, कहीं ना कहीं कहीं कोई मस्जिद को तोड़ के नीचे कुछ और ढूंढा ना जाए। तो मगर वो देखिए, वो 10 साल ऐसे रहे कि कहीं भी हमें फिरका वाराना फसादात, कोई फसादात नहीं हुए। ये उनकी मुझे लगता है सबसे बड़ी देन थी इस मुल्क को। और उसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वजीर आजम बनते हुए जो 84 में राइट्स हुए थे, जिसमें हमारे सरदार भाई, हमारी बहनें, हमारे बच्चे उन राइट्स में हलाक हो गए, मार दिया गया उनको, और उन्होंने जुर्रत करके माफ़ी मांग ली। कौन मांगता है माफ़ी? यहाँ तो बहुत 84 के बाद बहुत सारे दंगे हुए, बहुत सारे लोग मारे गए। माफी मांगना तो दूर की बात है, वो तो उसका इकबाल जुर्म भी नहीं करना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ इतनी बड़ी हस्ती
और उसके बाद आप देख लीजिए आधार कार्ड से लेके न्यूक्लियर डील तक किसने कराया? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। बात सुखनाग की करते हैं। सुखनाग ज़िला बड़गाम का एक ऐसा नाला जिसकी एक अहमियत है, लेकिन यहाँ इस नाले से रेत और बजरी और बाकी मटेरियल की एक्सट्रैक्शन हो रही थी, लेकिन अब पता चला है 3.5 साल के बाद कि यहाँ जो एक्सट्रैक्शन हो रही थी वो इलीगल थी, गैर कानूनी थी। और ये सब कुछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, JNK UT एडमिनिस्ट्रेशन के नाक तले हो रहा था। और इसमें हिस्सा कहाँ कहाँ गया था, इसकी तहकीकात हो जानी चाहिए। हालांकि ये मामला अब NGT के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर है, जहां डॉक्टर राजा मुजफ्फर जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है और एनवायरनमेंट पे भी काफ़ी काम वो कर रहे हैं, उन्होंने वहां पर ये दरख्वास्त दायर की है। और डॉक्टर राजा मुजफ्फर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पहले यही बताना चाहेंगे कि यहाँ इस इलाके के अंदर, इस नाले के अंदर जो एक्सट्रैक्शन हो रही थी वो 3.5 साल के बाद पता चला है कि ये गैर कानूनी हो रही थी। कैसे हो रही थी? दरअसल एक कंपनी है जो रिंग रोड पर काम कर रही थी और पहले वो नाला शाली गंगा से एक्सट्रैक्शन कर रही थी, लेकिन वहाँ उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर क्लियरेंस भी मिली थी। और वहाँ जब जो कायदे कवानीन लवाजमात जो कंडीशंस टर्म्स थे उसकी जब वायलेशन हुई तो फिर उस पर भी पाबंदी हुई, लेकिन उसके बाद इस कंपनी ने स्विच किया है नाले सुखनाग की तरफ। और नाले सुखनाग में ना ही कोई क्लियरेंस, ना ही कोई परमिशन, बल्कि डिस्पोजल परमिट जो है फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट जो देता है उस पर इन्होंने यहां पर 3.5 साल एक्सट्रैक्शन की है। और न सिर्फ इस नाले की तबाही हुई है, बल्कि ये एनवायरनमेंट के लिए भी बड़ा डेंजरस कहा जाता है। डॉक्टर राजा मुजफ्फर साहब इस वक्त हमारे साथ है। राजा साहब, कल एक टीम जो है वो इस इलाके के अंदर गई है नाले सुखनाग का, उन्होंने मायना किया है। आप भी तकरीबन उस टीम के हमरा थे, तो क्या क्या आपने देखा उस दौरे के अंदर? चूंकि कुछ ऑफिशियल्स वहां पर गए हुए थे, डॉक्टर राजा मुजफ्फर तस्वीरों में भी आप देख सकते थे कि खुद भी यहां पर गए हुए थे, और एक्सट्रैक्शन कैसे हो रही है। और चूंकि ऑनरेबल NGT की जानिब से जो एक टीम कंस्टिट्यूट की गई है, उसी टीम ने यहाँ इस सारे इलाके का मुआयना किया और हालात का जायज़ा लिया है। डॉक्टर राजा मुजफ्फर से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, जो हमें बताएंगे कि आखिर ये माजरा क्या था, कैसे हो रहा था ये सब, इसके बावजूद कि यहाँ डिप्टी कमिश्नर है, SSPs है, डिविजनल कमिश्नर है और SDM है, उनके नाक तले ये सारी चीज़ें हो रही है। तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन किस काम की है? और उन्हें जिस कंपनी ने ये लूट मचाई हुई थी, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? ये भी देखने वाली बात होगी। नाला सुखनाग क्योंकि तकनीकी वजूहात की बिना पर डॉक्टर राजा मुजफ्फर के साथ अभी राब्ता नहीं हो पा रहा है। हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे डॉक्टर राजा मुजफ्फर से राब्ता कायम करने की, क्योंकि वो इस मामले को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर गए हैं और वहाँ पर उन्होंने ये केस दर्ज कराया है। और आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि ऑनरेबल NGT ऑर्डर जो डेटेड है 4/10/2024 का, और इस हवाले से जो टीम कंस्टिट्यूट की गई है उसमें कई सेंट्रल और स्टेट लेवल के ऑफिशियल्स हैं जो इस टीम के अंदर है। इन्हें 14 दिन के अंदर यानी 14 जनवरी तक इन्हें अपना जो रिपोर्ट है वो जमा कराना है, क्योंकि 14 जनवरी को इस मामले की एक बार फिर से सुनवाई होगी। कुल मिलाकर यही बताया जा रहा है कि जो ये कंपनी है NKC प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, शाली गंगा में पहले वो एक्सट्रैक्शन कर रही थी और उसके बाद जो मटेरियल है वो रिंग रोड के लिए डंप कर रही थी, और अब यही कंपनी जो है नाला सुखनाग के अंदर इलीगली कहा जा रहा है। हालांकि अभी राजा मुजफ्फर हमें बताएंगे, क्योंकि उन्होंने इस मामले की अभी तक जो है वो एप्लीकेशन की है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर राजा मुजफ्फर के साथ राबिता नहीं हो पा रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि डॉक्टर राजा मुजफ्फर के साथ राबिता हो जाए, क्योंकि काफ़ी हसास मामला है और इस हसास मामले पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका मुत्तहरिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक इलीगल काम बताया जा रहा हुआ है। डॉक्टर साहब, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? असल में मैं
थोड़ा बहुत दूर हूँ, थोड़ा यहाँ पे बिल्कुल सिग्नल की बिल्कुल, कमी है। मैं ऑडियो ही आपका लेता हूं। आपसे जानना चाहूंगा जी, कि कल जो टीम आई है क्या कुछ उन्होंने वहां पर देखा, क्योंकि उन्होंने लोकल्स के साथ भी बात की है। कहा जा रहा है कि ये जो NKC प्रोजेक्ट्स नामी कंपनी है ये इलीगली यहाँ पर एक्सट्रैक्शन कर रही थी। देखिए हिलाल साहब, मैं तो 3.5 साल से बोल रहा हूँ ये इलीगल काम कर रहे हैं, मगर ये इन्होंने लोगों को इस तरह से हरासा किया था वहाँ पे कि बोल रहे थे कि हमें परमिशन है, हमें ये है। कोई परमिशन नहीं था, कोई एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं थी इनको, एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं है, कोई परमिशन नहीं है, कोई ई ऑक्शन नहीं हुआ था इस नाले का। खाली जो ई ऑक्शन 2 जगह का हुआ था बड़गाम में और माइनिंग, एक तो दूध गंगा में और एक शाली गंगा में, वो भी वहां पे मैनुअली करना है, मजदूरों से काम कराना है, कोई जेसीबी का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई मशीनों का इस्तेमाल नहीं करना है। मगर ये जो सुखनाग में इन्होंने बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े जेसीबी, बड़े बड़े LNT क्रेन लाई वहां पे, और 3.5 साल तक ये इस नाले को लूटते रहे जी। एक एक दिन में इन्होंने वहां से 200 डंपर क्या बोलते मटेरियल निकाले, चाहे बोल्डर्स थे, चाहे बाजरी थी, चाहे बाकी चीजें थी। रिंग रोड तो ठीक है, इन्होंने इवन रिंग रोड तो छोड़िए दूर की बात, इन्होंने वो मटेरियल जो है इन्होंने वो ब्लैक में भेजा, ब्लैक में भेजा। वो जो स्टोन क्रशर वाले लेते थे, इन्होंने लूट मचा के रखी थी वहां पे। लेकिन डॉक्टर साहब इनके पास, फलानी का प्रोजेक्ट है। डॉक्टर राजा मुजफ्फर साहब, इनके पास माना जा रहा है कोई परमिशन है जिससे डिस्पोजल परमिट कहते हैं, महकमा फ्लड कंट्रोल की जानब से बताया गया है कि उन्हें दिया गया है। क्या है ये परमिट? देखिए डिस्पोजल परमिट क्या होता है, मैं समझाऊंगा जो नाज़रीन हमें सुन रहे हैं। डिस्पोजल परमिट जो है इरिगेशन फ्लड कंट्रोल देता है, उसको पहले वेट किया जाता है डिप्टी कमिश्नर की तरफ से। वो होता है जब कोई दरिया में कोई तुगियानी आए, कोई लैंडस्लाइडिंग कहीं पे हो जाए, कहीं करेवा में, फिर जो वहां पे जमा होता मटेरियल जमा होता जमा होते हैं, बाद में उसको डिस्पोज ऑफ करना होता है। वो 2 दिन के लिए दिया जाता है, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए। इन्होंने डिस्पोजल परमिट का इस्तेमाल इतना बेतहाशा गलत इस्तेमाल किया कि 3.5 साल तक ये जो है वहां से रिवरबेड मटेरियल निकालते रहे। एक तो एनवायरमेंटल डिजास्टर हुआ, एक तो इकोलॉजिकल डिजास्टर हुआ। डॉक्टर साहब, ये जो डिस्पोजल परमिट इन्हें मिला है, इस कंपनी को जो डिस्पोजल परमिट मिला है, ये टाइम टू टाइम बदला गया है या कि फिर एक ही परमिट, एक ही जो परमिट है देखिए, अगर एक परमिट 10 दिन के लिए था उसको 6 महीने इस्तेमाल किया, फिर और 10 दिन के लिए लाया उसको और 7 महीने के लिए इस्तेमाल किया। ये तो एक तो एनवायरमेंटल डिजास्टर है, इकोनॉमिक डिजास्टर सबसे बड़ी बात है। इन्होंने आज तक सुखनाग नाले से तकरीबन 500 से 600 करोड़ मटेरियल की कीमत का मटेरियल निकाला, वो कहाँ गया? अब इस मामले DMO बड़गाम से पूछिए, डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर बड़गाम से, कि आप बताइए आपके खजाने में कितना पैसा गया NKC की तरफ से? ये सारे डिपार्टमेंट्स तो खामोश ही रहते हैं, क्योंकि जो सरकारी खजाने में तो कुछ जाता नहीं है, किसी और खजाने में मुमकिन है कि जाता होगा। कितना लूटेंगे हमको? लेकिन अब आपने ये मामला NGT के अंदर उठाया है, तो अब इसकी नई पेशी कब है? कब इस नई पेशी 14 जनवरी को है, और उससे पहले जो ये इनका रिपोर्ट जाएगा वहां पे, बिल्कुल वहां पे तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने तो ऑलरेडी बात कानून में की है वहां पे, अपने पेपर्स, अपने लॉयर के थ्रू से। आवाम ने कल बात की, बुजुर्गों ने बात की, औरतों ने बात की, जवानों ने बात की। कल लोगों को पता चला कि ये कानून जो काम जो कर रहे हैं गैर कानूनी काम है। कल इस कंपनी ने अपने डंपर छुपा के रखे थे, जो है कि बिल्लू में छुप गए थे। इन्होंने अपने JCB और LNT क्रेन घास के नीचे रखा था चोरी। अगर ये लीगल काम होता, क्या वो काम नहीं करते कल वहां पे? क्यों छुप बैठे थे वहां पे? वो क्यों चोरी बैठे थे वहां पे चोरों की तरह? वो बिल्कुल। डॉक्टर राजा मुजफ्फर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि आप वक्तन फौक्तन इस मामले को उठाते रहते हैं। जो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज पहुंचाने वाले लोग होते हैं उन्हें आप हमेशा हाईलाइट करते हैं, और साथ ही साथ अब ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी है कि वो इस हसास मामले को समझे, वो एनवायरनमेंट को बिल्कुल मामूली तौर पर ना समझे, बल्कि आज के हालात में जो कोई भी डिजास्टर आता है उसमें एनवायरनमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। जब आपने एनवायरनमेंट को डेंट किया है तो फिर बाकी जो नागहानी आफतें हैं वो आ जाती हैं। तो इस हवाले से इस मामले को लेकर डॉक्टर राजा मुजफ्फर ने यह मामला अब NGT के अंदर उठाया है। अब देखने वाली बात होगी, NGT इसकी तहकीकात करेगी, और उसके बाद यानी तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही ये साबित होगा कि क्या ये मामला यहाँ पर जो ये कंपनी एक्सट्रैक्शन कर रही थी, क्या ये लीगल थी या इलीगल थी।
तो नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।